साथियों, आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हमें गर्व है, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की याद आती है। महान गांधीवादी धर्मपाल जी। आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जयंती है। उनकी एक रचना है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जरूर करूं। और बंगाल की धरती, ऊर्जावान धरती के बीच जब बात कर रहा हूं, तब तो मेरे स्वाभाविक मन करता है कि मैं जरूर धर्मपाल जी के उस विषय को मैं आपके सामने रखूं। धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थॉमस मुनरो द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे का ब्यौरा दिया है। 1820 में हुए, 1820 यानी करीब 200 साल, 1820 में हुए इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। उस सर्वे में भारत की साक्षरता दर बहुत ऊंची आंकी गई थी। सर्वे में यह भी लिखा गया था कि कैसे हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे और जो गांव के मंदिर होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, वे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले एक अत्यंत पवित्र कार्य से भी गांव के मंदिर जुड़े हुए रहते थे। वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में, बल देने में प्रयास करते थे। हर क्षेत्र, हर राज्य में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर क्षेत्र, हर राज्य में तब महाविद्यालयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। उच्च शिक्षा के संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। भारत पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थोपे जाने से पहले थॉमस मुनरो ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ताकत को अनुभव किया था, देखा था। उन्होंने देखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वाइब्रेंट है। ये 200 साल पहले की बात है। इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है, जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल थे, ग्रामीण विद्यालय थे। साथियों, ये बातें मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कितनी गौरवपूर्ण थी, कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी, और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद के कालखंड में हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। देश में एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी में 6ठी क्लास से ही कारपेंटरी से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल सेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है जिन स्किल्स से लड़कियों को दूर रखा जाता था। शिक्षा नीति बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने के कारणों को गंभीरता से स्टडी किया गया है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता, डिग्री कोर्स में एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।